Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं शेयर बाजार के और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को आज बृहस्पतिवार शाम मार्केट मंत्र में मेरा अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभव रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic stocks close almost flat amid negative cues from global share markets. Sensex finishes near 60,300 points. Nifty settles above 17,950 level. Rupee weakens to 79 rupees and 68 paisa against the US dollar, and Brent crude prices hover around $95 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में बिना किसी खास उतार चढ़ाव के हुआ कारोबार, लेकिन थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 60,300 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 17,950 के स्तर को पार कर गया। डॉलर की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 79 रुपये 68 पैसे के स्तर पर फिसला। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार आखिरकार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि आज निवेशकों के बीच कोई खास उत्साह नहीं देखा गया और एक सीमित दायरे में कारोबार होने के साथ बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अंततः प्रमुख सूचकांक बंद हुए। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा बेहतर रहा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 38 अंक बढ़कर 60,298 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंक बढ़कर 17,957 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों पर जाएं तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.42% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today closed almost flat as they logged marginal gains. Both key domestic stock indices managed to add few points, even as cues from global share markets were negative. The Sensex finished near the 60,300 points mark, while the Nifty ended above the 17,950 level. The Sensex rose 38 points to finish at 60,298. The Nifty added 12 points to settle at 17,957. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.42% and the small-cap index climbed 0.34%. In the Sensex pack, 14 companies posted gains while 16 logged losses. Kotak Bank was the top gainer as it climbed 3.5%, followed by Larsen & Toubro, which gained 2.1%. Bharti Airtel gained 1.6%. On the other hand, Dr. Reddy's lost 2.2%, Wipro fell 1.8% and Infosys ended 1.5% down. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained while 7 logged losses. Realty sector gained 1.8% and utilities climbed 1.1%. On the other side, oil and gas and IT both fell 0.8% and tech sector index slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,883 companies gained while 1,534 fell. Shares of 123 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 23 पैसे कमजोर हुआ, 79 रुपये 68 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.03% की कमजोरी के साथ 106.54 पर कारोबार कर रहा था। शरद जी, शेयर बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला, लेकिन आखिरकार थोड़ी सी बढ़त के साथ ही बंद हुआ प्रमुख निफ्टी और सेंसेक्स सूचकांक। हालांकि छोटी मझोली कंपनियों में अपेक्षाकृत बेहतर
लिवाली की गई। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, 2-3 चीजें आज के व्यापार में निकल के आती हैं जो कारोबार हुआ पूरा, और उसमें हम इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जो लोग शेयर मार्केट से नए जुड़े हैं उनके भी बेनिफिट के लिए बता देते हैं कि जब मार्केट एक तरफ बहुत दौड़ लेती है, तो पिछले करीब 7 सेशंस हमने देखे जो कि लगातार बुल रन हमने देखा, क्योंकि 7 सेशंस हो जाते हैं तो बुल रन कहना पड़ता है। और जब इतना दौड़ लेती है तो जैसे आप दौड़ दौड़ के थक जाते हैं तो कहीं थोड़ा इंतजार करते हैं, बैठते हैं, सांस लेते हैं, तो इसको हम मार्केट की भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। तो एक तो ये रहा। दूसरा, कल शाम को अमेरिकन इकोनॉमी से एक बड़ी खबर आई जो जुलाई में FOMC की मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स निकल के आए, और उन मिनट्स में उन्होंने सुहावनी बातें कम करी पर थोड़ी सी सख्त बातें भी करी, जिसको लेकर अमेरिकन मार्केट सुबह से थोड़े डावाडोल थे और अमेरिकन फ्यूचर्स भी बाद में थोड़ा सा लाल में ट्रेड कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि अभी जो फेड के रेट्स हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिए इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है, हम भारत का ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 7.01 से घट के 6.71 आई। अब ये भले ही 0.3% घटी है, पर जो टॉलरेंस लेवल है आरबीआई का, उससे ये अभी 2 से 6 का है, उससे ये अभी भी ऊपर चल रही है। तो यही अमेरिका का हाल है। कहां अमेरिका में तो 2% इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा माना जाता था, और अभी भी वहां घट के भले ही 8-7 जो भी आई। तो मुझे लगता है तो अभी फेड ने ये कहा कि अभी हमें इस पे चैन से बैठने का समय नहीं है कि हम बिल्कुल डबिश स्टैंस कर दें। तो अभी उन्होंने रेट, ये हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट ना बढ़े, 50 बेसिस पॉइंट बढ़े, 35 बढ़े, 60 बढ़े, जो भी बढ़े, पर अभी बढ़ेगा। तो उसको लेके मतलब उन्होंने थोड़ा सख्ती दिखाई इस बात के लिए कि अभी ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, जहां तक फेड का सवाल है। इसको लेके थोड़ी अमेरिकन मार्केट को झटका लगा। पर एक अच्छी बात जो देखने को मिल रही है पिछले चंद दिनों से, कि मार्केट लगातार कोशिश कर रही है बुल रन में जाने की, और थोड़ी सी विडंबना भी है इसमें, जिसको हम अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं। विडंबना यह है कि एक तरफ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, और मैं तो अगर इसको हल्के फुल्के शब्दों में कहता हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इतने करोड़ों इन्वेस्टर्स जो भारतीय स्टॉक मार्केट से पिछले 2-2.5 साल में कोरोना के दौरान अपने लोगों ने धंधे बंद कर करके शेयर मार्केट का बिजनेस किया है, उनको लगा अब तो बस यही रोजी रोटी है। मुझे याद है बहुत सारे, और वो फिर उनका काम शुरू भी हो गया बाद में, पर अभी भी वो जुड़े हुए हैं, वो उनको एक आदत लग गई। अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं मानता, अगर आप बहुत ज्यादा डैबलिंग नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छी आदत है। तो मुझे लगता है वो अंग्रेजी में शब्द होता है रेयरिंग टू गो। उनको इतने दिन से इंतजार था, जब मार्केट पिछले सुस्त चल रही थी कि भाई पैसा लगाएं, ये घूमे तो लगाएं, तो अब ये मौका आया तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बात को प्रूव करता है ये डेटा जो मैंने मनी मैटर्स में भी बात किया था, और जो मार्केट मंत्रा के नियमित श्रोता हैं जो इस टाइम ट्यून करते हैं, उनको भी मैं डेटा जरूर उनके साथ शेयर करना चाहूंगा जी, कि 3 लाख करोड़ का एक्सोडस ऑफ फंड्स यहां से निकले। एफपीआई के एक साल से खफा थे हमसे, एफआईआई एफपीआई, जिस भी वजह से खफा तो हम हल्के फुल्के शब्दों में यूज करते हैं, मतलब वो पैसा निकाल रहे थे क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ रही थी। और मात्र 20,000 करोड़ रुपए जुलाई से अब तक लगाए हैं। मेरे पास जो डेटा आया है आखिरी, और वो डेटा ठीक है 5,000 जुलाई में थे, बाकी लगाए हैं। आप लगाइए कि 18,604 निफ्टी थी। मैं क्षमा चाहूंगा, हम लोग निफ्टी को ज्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि सेंसेक्स थोड़ा ट्रेडिशनल है, निफ्टी 50 का है, सेंसेक्स का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा ओल्ड टाइप का, तो हम लोग थोड़ा निफ्टी से ज्यादा मापदंड। दूसरा, निफ्टी में ट्रेडिंग भी होती है, निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, तो हम लोग इसलिए निफ्टी को ज्यादा क्लोज मान लिए। इसलिए मेरे मुंह से आप निफ्टी ज्यादा सुनेंगे, सेंसेक्स तो आप लोग बोल ही देते हैं, तो मैं उसको सुन के तसल्ली कर लेता हूं। तो निफ्टी 18,604 जाने के बाद आप देखिए 15,200 तक गया। 3 लाख करोड़ की एफपीआईज और एफआईआईज ने सेलिंग करी, तब भी वो 15,200 गया। मात्र 20,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी, और वो 15,200 से उठ के आज हम 18,000 को छू रहे हैं। तो ये क्या दिखलाता है कि हमारे जो देसी बॉयज हैं, मैं उनको देसी बॉयज कहता हूं मजाक में, जो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। लगातार उन्होंने पैसा लगाया है। जब जब एफपीआईज बेचते थे वो लोग लगाते थे, उससे काफी हद तक मार्केट का फॉल रुका रहा। तो ये 20,000 करोड़ में हम यहां तक आ गए, तो आप सोचिए अगर वो 3 लाख करोड़ जब वापस आएगा, मैं जो असली बात कहना चाह रहा था, तो आप मार्केट तो मुझे लग रहा है कहां की कहां पहुंच जाएगी। ये तो रही एक साइड की बात। अब जो विडंबना की बात है, जो मैं पूरी कर दूं, विडंबना यह है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इस समय मार्केट को दूसरी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब आप ताइवान स्ट्रेट में देखते हैं तो वहां पर टेंशन बनी हुई है। एक और कांग्रेस का डेलीगेशन वहां गया, उससे यूएस चाइना की सरकार और खफा हुई। और आप इधर रशिया यूक्रेन को देखते हैं, ज़ेपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट है, कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वहां पर कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो चेर्नोबिल
जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उससे भी ज्यादा घातक हो सकता है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये मन में एक शंका पैदा करती है। इसलिए मैं इस बुल रन को कॉशियस ऑप्टिमिज्म या कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना कहता हूं, क्योंकि बहुत संभल के चलना है, बहुत ज्यादा कैरिड अवे इस बुल रन में ना हो जाए। हो सकता है ये 18,000 पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दे, ये भी हो सकता है ये 20,000 तक चला जाए, पर जिस दिन कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल खबर आ गई, हम प्रार्थना करते हैं ऐसा कभी ना हो, पर अगर आ गई तो ये फिर आपको यहां से करेक्शन होते हुए भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मनोज, Sharad ji, you mentioned geopolitical situations. You've mentioned, and like we said in the, when we were reading about the Sensex story, that the markets took cues. They were basically negative global cues coming from the global share markets. But, and we saw that the markets opened in the red in the morning, and then they were down, and that they recovered. So in a way, we've seen that Indian markets, of course, take their cues from global markets. They cannot be totally insulated. But we've also seen in the past 5 weeks, if we see in the last 5 weeks, if there are any example, that they're also starting to hold their own. I mean, despite what is happening at the world market, like if we take today's example, the rest of the world, there is negative cues, but India, we still managed to recover. So, I mean, in fact, some analysts are, calling, saying that India will be an outlier despite what happens globally. Given the fact the way the markets are behaving. What do you have to say about that? Well, Anubha, more than anybody else, I am the one who's waiting for the day when rest of the world will take cues from us. Abhi to America sneezes and the rest of the world catches cold. Yes. So that is the story so far. But yes, you're right. To a certain extent, we have matured as a market. And we have a very independent, line of thinking. Our investors now, sometimes they switch off the American markets and they want to look at that our country is strong, our economic fundamentals are strong, our inflation is lesser than that of America. Our inflation, we saw the UK inflation touching more than 10%, and they are the, I put it in inverted comma, they are the so-called developed part of the world. So for a developed market to have that kind of inflation is catastrophic. I must tell you, if you talk from an the US inflation at the moment. Oh yes, it is. For a developed country, it is catastrophic. For a developing country, if you have 8-9% inflation, it is still considered as normal because it's a growing economy, demand is increasing, the population is high. But for a developed country, 9% is, if you compare to ours, it's like 30-40%, at parlance. So I think, yes, market is maturing, but I'll be waiting for that day. But for now, what happens, to explain our listeners easily, that American markets, they close in the evening, or early morning, and then what happens in Singapore, there is the SGX Nifty. So which opens in the morning at about 7:50. I'm the first one to catch that SGX Nifty. The moment it opens at 7:15, they are about 2.5 hours ahead of us. So the moment they open, they take the cues from American market. So SGX Nifty when it opens, and the Indian stock markets take the cues. But that is for the opening. Then the rest of the day progresses on the basis of the DIIs and the FPIs and the movement of retail investors. However, they are driven by the trends. But as I said, I am waiting for that day more than anybody else when Indian markets will mature. For now, we are not perfectly insulated. We are to a certain extent. I think we are maturing, and as we mature, and as the Prime Minister said from the ramparts of Red Fort, that the 5 pranas that he took, the 5 oaths, the pledges that he said, the very first oath was that India should be a developed country by 2047. And I think amongst the many things which a developed country should have, infrastructure, no unemployment, no poverty, people living a happy life, and, spick and span country. I think one of the things I would like to put is a mature stock market which the world looks at rather than our looking at the world. And like you very rightly mentioned, we cannot ever be totally insulated. It's a global economy today. So no country in the world can be totally insulated with what's happening around. It's an entwined world. Yes. It's a global village. You see, when the supply chain disruptions happened in Russia-Ukraine crisis or during COVID, we saw that the countries as far as Timbuktu, they were affected because every single smallest of the countries were affected. So because the world is entwined, we can never, you're right, there can never be a perfect 10 situation. Yeah. But I'll be really the happiest person in the world if the world starts looking, the world waits for the NSE and the BSE to open and then they take the cues. I think I'm sure we are not very far away from that date. In our lifetime, we should be able to see it. आने वाले दिन तय करेंगे कि हम कहाँ पहुँचते हैं और दुनिया हमारी ओर नजरें उठा के देखती है या नहीं। बहरहाल यहाँ पर 2-3 जो अहम बातें हैं जो हमारी पकड़ में आई हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। हमारे देशी बॉयज
जो शब्दावली आपने प्रयोग किया, बड़े अच्छे शब्द हैं। बाजार को थामे रखने में, भारतीय बाजार को थामे रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शेयर बाजार को अपनी इनकी माली हालत कितनी बेहतर हुई इस पूरी अवधि में, जिसमें बाजार लगातार लुढ़कता रहा, विदेशी जो एफपीआईज हैं वो पूंजी खींचते रहे, उस दौरान इनका प्रदर्शन कैसा रहा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां लाख टके का ये सवाल है, या कह लें कि अमूल्य सवाल है कि यहां से बाजार किस दिशा में जाएगा? तो कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में जो हमारे छोटे निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, उन्हें उसमें अभी से निवेश करना अगले 2-3 वर्षों के लिए बेहतर हो? जी, आपका दूसरा वाला सवाल तो इन्वेस्टर्स के दिल की आवाज है। बिल्कुल मुझे लग रहा है सारे इन्वेस्टर्स दिल से कुछ बोलें तो यही शब्द निकलेंगे। आपका जो पहला सवाल था कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, देसी बॉय तो मैं उनको प्यार से कहता हूं, पर उनको हम हमारे श्रोता समझ रहे होंगे कौन से देसी बॉयज आ गए बीच में, उनको हम DIIs कहते हैं। उन्होंने देखिए जो SIPs में जो पैसा आया है कोविड के दौरान, हम सब जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपने अपनी समय सीमा तय कर रखी हो, उसमें निरंतर आपके अकाउंट से कट के, तो वो पैसा हर महीने 12-13 हजार करोड़ के करीब इसमें जा रहा था। और लाजमी बात है, देखिए कोई भी AMC जब आपसे पैसा कलेक्ट करती है, तो अगर वो उसको अपने पास खाली रख लेती है, तो आप तो निवेशक के तौर पे आप उसकी तरफ देखते निश्चिंत हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देंगे। हमने अगर 20,000 लगाया है, कल को कुछ नहीं तो 24,000 हो जाए, 22,000 हो जाए, 40 हो जाए तो और सोने पे सुहागा है, 30 हो जाए, तो उनके ऊपर भी देखिए प्रेशर रहता है कि उनको इसको निवेश करना है। उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होती है जो एनालिस्ट होते हैं इन AMCs में, क्या मार्केट गिर रही है और आपको पैसा निवेशकों को कमा के देना। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स में आप जब निवेश करते हैं तो एक जल्दी से एक सेंटेंस बोल दिया जाता है म्यूचुअल फंड में, उसको अगर धीरे धीरे आप सुने तो उसमें मतलब ये होता है कि आपका ये जो निवेश है ये रिस्क से भरा हुआ है और ये मार्केट के मूवमेंट्स के अधीन है। तो अब जब गिरता है तो कई बार NAVs नीचे भी जाती हैं। इसीलिए हम ये सलाह देते हैं जब भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें तो आप एक लंबी अवधि का नजरिया रखें। हाँ, अगर मार्केट आप देखें आपने 1 साल के लिए लगाया है और उस 1 साल में मार्केट भागी है, तो लाजमी बात है आप अपनी NAV बार बार देखने का मन करेगा, देखिए मार्केट इतनी भागी, हमारा निवेश कितना भागा। तो ये एक बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये थोड़ा सा उनके सामने चैलेंज रहता है और उनकी परफॉर्मेंस अब मुझे लग रहा है वो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि एक रूल तो स्टॉक मार्केट का ये भी कहता है जब मार्केट गिर रही हो आप खरीदिए और मार्केट चढ़ रही हो तो आप बेचिए। तो मुझे लग रहा है उन्होंने उस रूल को फॉलो किया, तो अब तो वो बल्ले बल्ले कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जिसने 15,200 पे फंड ने लगाया होगा, आज अगर हम 18,000 के नजदीक खड़े हैं तो उसके निवेशकों को से तो हमको पार्टी लेनी चाहिए, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो दूसरी बात कही कि कौन से सेक्टर्स को हमें ध्यान देना चाहिए आने वाले समय में, मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर मेरे हिसाब से स्टैंड आउट करता है। और अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले से जो उन्होंने बोला है उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने जिस आत्मनिर्भरता की बात की है, तो ये आत्मनिर्भरता हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स को बहुत आगे तक ले जाने वाली है। डिफेंस की हम बात करें, हम FMCG की बात करें, हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, हम ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, हम रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, ये सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपको बहुत आगे तक, पर इसके लिए लंबी अवधि का निवेश जरूरी है। कम से कम 3 से 5 साल का निवेशक इसमें नजरिया रख के चले। यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां अमेरिकी शेयर बाजारों में कल हुई गिरावट का प्रतिकूल प्रभाव आज देखने को मिला और निवेशकों के बीच नरमी बनी रही। अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी का रुख पूर्व की तरह बने रहने की संभावनाओं का निवेशकों पर असर दिखा। हालांकि आक्रामक रुख अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद भी निवेशकों के बीच देखी गई। इन सब खबरों के बीच जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% घाटे में रहा।
हांगकांग का हेंगसेंग 0.8% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की गिरावट हुई। उधर निवेशकों की लिवाली से सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली थे। लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.4% की तेजी थी। जर्मनी का डेक्स 0.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. market, U.S. stocks closed lower yesterday after minutes from the Federal Reserve's July meeting, in which it looked set to maintain its path of interest rate hikes. However, suggestion that policymakers may be less aggressive than previously gave investors some respite. The Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.5% and the S&P 500 fell 0.7%, while the Nasdaq Composite declined 1.3%. Sharadji, you mentioned, of course, at the beginning of the program, the minutes, the details which came out from the July meetings minutes yesterday. And of course, they are saying that we will not relent so far as the rate hike is concerned. But going forward, what do you see as the quantum? Of course, it's vain. I mean, we still have a few days. The next meeting is in September, and it's like looking into the crystal ball. But still, what do you see that, what is the quantum of hike that you are, you anticipate? Well, I think if I was to put bets on the likely increase, I think 50 basis points still looks very, very realistic because, as I said in the beginning, Anubha, that they are far away from the usual inflation targets. And I think we use a term in economics as far as the Fed, any central bank tool, we call it as front loading. So when we say front loading, we mean that, because you have to, if you choose between inflation and growth, you have to choose to curtail inflation first and compromise on growth. So I think any nation for that matter would first like to immediately curtail the inflation as quickly as possible. Because from an economic point of view, the people who are interested in understanding the way it goes, the longer time an inflation, higher inflation or an elevated inflation sustains, it is not good for people. It is not good for the country. It is not good for manufacturing. It is just not good for retail. It's just not good for anything. So I think that is why front loading is done. So when front loading means that you, in the beginning of the phase when you turn hawkish, we use the term hawkish. Although I remember RBI governor once said, ye hawkish or dovish, ye banaya hua term hai aap logon ka. But people understand now what I mean. So आप क्या करते हैं, आप उस hawkish phase में उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं. So I think 50 basis point to me, Anubha, to answer your question very precisely, looks realistic at this point of time. Although I would say that the world is so dynamic these days and things keep changing overnight. Yes. It's very difficult to predict. I mean, crystal ball, I wish I had one and I could have made a very precise, but I think from the trend it looks 50, may not be 75 basis point this time, but 50 basis point because they have to restrict this inflation sooner than later. We saw what happened in UK. Yes. 1982, I remember, I am a very frequenter of UK and I've had my qualification from there, so I understand that economy very well. And 10% for UK means that your cost of living really, really shoots up. It starts putting pressure. The government workers we saw went on strike. And a very important factor, Anubha, I would like to mention here, since you're talking of the global economy, is the China factor. It is the second biggest economy in the world. And we are seeing slowing down of the Chinese economy. You look at the realty sector, look at the financial sector, look at the tech sector. I think China is going through a slowdown which has not been seen in the last 20, 30 years. So I think that is a matter of concern for the world right now, because when the second biggest economy, which is about $13, $14 trillion, slows down, you can very well imagine the impact. And as far as India is concerned, we've got about $130 to $35 billion of bilateral trade with them. Out of that, $90 billion is the trade deficit. So if Chinese economy slows down, I think it should be a warning sign for the world. The word recession, the R word as I call it, I think will start looking more real if China has to slow down. Although we don't hear the real picture from China because it's opaque from a certain regard. We don't get the clear numbers. But then these days, as I say, it's very high to numbers as well.
इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो मुझे लगता है इकोनॉमी के नंबर्स भी आजकल छुपाए नहीं छुपते. So therefore, that is a matter of concern. You mentioned, of course, China as a, as a worry point for India, and we are seeing UK, whether it's UK, whether it's US, whether it's the European Union, everywhere the inflation is so high. Will it have an impact on Indian exports? Because these are, are one of they are big trade partners for India. So given, and especially where it concerns non-essential items like maybe whether it is, clothes, whether it is gem, jewelry. So won't it have an impact on the Indian export? You hit the nail on the head, because today afternoon when I was tracking the world numbers, 8.9% is the Eurozone inflation, which is again from a European point of view very, very high. So I think as far as Indian exports are concerned, there's going to be two effects. One effect is, of course, if there is inflation in Europe, inflation in America, things will become expensive. They will have to go for rate hikes, which means they will have to slow down the economy. The demand will come down. Obviously, if the demand comes down, our exports will be impacted. But having said that, there's the flip side. The flip side is that the Indian products, because of vocal for local and because of the Make in India push that the government is giving, I think India will very soon be in a position to compete with the cost advantage which China had. So with the +1 China or decoupling of China, so that will be the gain for India. So overall, India may still end up as a gainer, whereas there might be a slowdown on the demand. But because of the great push which India is getting in terms of export, the Indian products in demand, I think it may be nullified and India may stand to gain despite the slowdown in Europe and America. Well, on that positive note, let's move on to the next story, which is about the oil prices. Oil prices today rose as robust U.S. fuel consumption data and expected fall in Russian supply later in the year offset concerns that a possible recession in developed economies could undercut demand. Brent price rose more than 1%. Brent crude was trading at $94.95 per barrel, while WTI crude prices were at $89 per barrel. Continuing volatility in oil prices, and although right now the domestic fuel prices are at a standstill, but obviously it's having a effect on the balance sheet of the oil companies. Yeah, it's very good news for India. But I must say that for the reason for which the oil prices are falling are not very good, because they are falling with the fears of recession, and which is not very good news. Although for the time being, oil marketing companies can rejoice. We can heave a sigh of relief. But then let's see what happens. Again, as I must tell you that the oil prices are very, very speculative. A slightest of news and the oil prices start bouncing around the place. So we need to wait and see how long can they hold the nerves at this point. आइए चलें सर्राफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक समाचार तैयार किए जाने तक तेज दिख रही थी. अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 240 रुपए बढ़त के साथ 51,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 190 रुपए उछलकर 57,100 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मजबूती के साथ $1,783.40 प्रति औंस के स्तर पर था, जबकि चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर $19.90 प्रति औंस पर थी. शरद जी, बाजार की जो स्थितियां हैं उसमें सोना कहां जाता दिख रहा और सोने में निवेश करने का समय अभी दिख रहा क्या? सोने के साथ अगर आप सो सकते हैं, मतलब मेरा कहने का लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं, फिर तो सोने के साथ सोना है, फिर सोना ठीक है. अगर आपको सोना बहुत जल्दी ट्रेड करना है तो आपको इमीडिएट इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, पर लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित होने वाला है. At this point, we would like to thank you, Mr. Kohli, for coming to the studio and sharing your opinion and your expert advice and expertise on the matter with our listeners. Thank you so much. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks close almost flat amid negative cues from global share markets. Sensex finishes near 60,300 points. Nifty settles above 17,950 level. Rupee weakens to 79 rupees and 68 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover around $95 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Anubha Rohatgi and Manoj Pathak saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.